दिल्ली में कोरोना के बिगड़ते हालात पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की सर्वदलीय बैठक में लिए गए अहम निर्णय। आधी कीमत पर होगी कोरोना की जांच, रोजाना 18,000 टेस्ट की तैयारी। तो वही भारत में नहीं रुक रहा कोरोना का कहर। अब तक 3,32,422 नए मामले आए सामने, लगातार बढ़ते जा रहे मामले। तो वही गुजरात में 24 घंटे में तीसरी बार भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल 4.1 मापी गई तीव्रता। भुज बताया जा रहा भूकंप का केंद्र। तो वही दिल्ली में नहीं लगेगा लॉकडाउन, सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दी जानकारी। सोशल मीडिया पर लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर चल रही थी अफवाह, फिलहाल लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर प्लान नहीं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का शरीर पंचतत्व में हुआ विलीन। परिवार के साथ साथ बॉलीवुड के कुछ सेलिब्रिटीज भी रहे मौजूद। मुंबई के विले पार्ले में हुआ अंतिम संस्कार। नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। तो चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों पर। दिल्ली में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। यहां पर संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की कोरोना से लड़ने की तैयारियों का जायजा भी लिया। साथ ही सूत्रों की माने तो अमित शाह के इस दौरे के बारे में दिल्ली सरकार के पास भी कोई जानकारी नहीं थी। अमित शाह ने पूरे अस्पताल का दौरा करते हुए कुछ डॉक्टरों से बातचीत भी की और फिर वापस चले गए। वहीं इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने संक्रमण से निपटने के लिए दिल्ली में सभी दलों की बैठक भी की थी, जिसमें आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता शामिल रहे। सर्वदलीय बैठक में फैसला किया गया कि दिल्ली में कोरोना के टेस्ट अब आधी कीमत पर होंगे। इसी के साथ ही गृह मंत्री ने निर्देश भी दिए हैं कि आगामी 20 जून से दिल्ली में प्रतिदिन 18,000 टेस्ट करवाए जाएंगे। तो वही देश के साथ साथ अब उत्तराखंड में भी लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है। तो वही दूसरी तरफ कोरोना पर प्रदेश की राजनीति भी लगातार गरमा रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि पूरी दुनिया वैश्विक महामारी से जूझ रही है। बावजूद इसके सरकार वर्चुअल रैलियों की तरफ ध्यान दे रही है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार कोरोना के खिलाफ उठाए गए कदम धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस कोरोना काल में जब पूरी दुनिया और पूरा देश इस समय वैश्विक महामारी कोरोना से त्रस्त है, लोगों की जानें जा रही हैं, लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के जो प्रयास केंद्र सरकार और राज्य सरकार के होने चाहिए थे, वो प्रयास कहीं गंभीरता से दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। पूरे देश के तमाम प्रांतों में, खास तौर पे, विशेष तौर पे महाराष्ट्र में, गुजरात में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, इन प्रदेशों में जिस प्रकार से संक्रमण फैल रहा है, ऐसे मौके पर देश भर में वर्चुअल रैलियों करने का कोई तुक नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री जी को अपना प्रचार चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को अपना प्रचार चाहिए, इसलिए पूरे देश भर में ये तमाशा वर्चुअल रैलियों का हो रहा है। आज उत्तराखंड में हमारे रक्षा मंत्री जी यहाँ पर वर्चुअल रैली करने आए और वर्चुअल रैली में जिस प्रकार का संबोधन उनका था, केवल मोदी जी का गुणगान। मुझे तो इस बात का अफसोस हो रहा था कि राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ नेता जिन्होंने मोदी जी को लॉन्च किया, उन्होंने सबसे पहले उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया, आज जिस प्रकार से वो उनका गुणगान कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि आज 6 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार तमाम मुद्दों में, चाहे रक्षा के मुद्दे हो, चाहे विदेश नीति हो, सारे पड़ोसी दुश्मन, नेपाल जैसा देश आपको धमकी दे रहा है। नेपाल जैसा देश हमारे भारत के तमाम हिस्सों को अपने नक्शे में दर्शा करके अपनी संसद में उसका प्रस्ताव पारित कर रहा है। हमारे चीन हमारे यहाँ लगभग 40-50 किलोमीटर अंदर घुस गया। तो वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की वर्चुअल रैली को देखने के लिए नगर निगम ऋषिकेश में बीजेपी कार्यकर्ता उमड़े। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राजनाथ सिंह के भाषण को गंभीरता से सुना। साथ ही उत्तराखंड सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की राजनाथ के
मुंह से तारीफ सुनकर बीजेपी कार्यकर्ता गदगद हो गए। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में ऋषिकेश, हरिद्वार और नेपाली फार्म से देहरादून के बीच मेट्रो ट्रेन चलाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजने का जिक्र भी किया। लॉकडाउन के दौरान पूरा इस समय कोविड के चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना है, लेकिन हम सभी राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हैं और कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए कार्यकर्ता लगातार एक्टिव रहें, जनता में निराशा का भावना रहे, जनता को ये लगे कि हमारे जो नेतृत्व करने वाले हैं वो लगातार हमारे बीच में हैं। राजनाथ सिंह जी की रैली में नगर के कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया और उन लोगों को इस कार्य के लिए धन्यवाद दिया कि कोरोना महामारी में भी हमारा कार्यकर्ता प्रत्येक घर में गया, उनके सुख दुख में सहभागी बना और लगभग 24 घंटे में से 18 घंटे हमारे कार्यकर्ता ने हर प्रवासी जो भी उत्तराखंड में आया उसका भी सुख दर्द बांटा और अनेकों योजनाएं जो 6 वर्ष के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के अंदर लागू की उसका उल्लेख किया। तो वहीं दूसरी तरफ पतंजलि योगपीठ ने दावा किया है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो कोरोना से निपटने के लिए पतंजलि योगपीठ द्वारा बनाई गई औषधि को भारत सरकार के आयुष मंत्रालय से भी मान्यता मिल जाएगी। इन औषधियों की क्लिनिकल स्टडी के बाद अब इनका ट्रायल भी लगभग पूरा होने वाला है। पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने दावा किया है कि क्लिनिकल ट्रायल के शुरुआती नतीजे बेहद सुखद है और जल्द ही तमाम औपचारिकताओं को पूरा कर ये औषधि लोगों के बीच होगी। हमारी पूरी साइंटिस्टों की टीम, हम लोग स्वयं श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में हम सब ने पिछले हम तो जनवरी से पूरे दिन रात करके लगे थे और ये खुशी की बात है कि हम लोग एक स्थिति तक पहुंच पाए हैं और आयुर्वेद के माध्यम से यदि किसी भी क्रिटिकल या जटिल रोग का समाधान होता है तो ये हमारे लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण आयुर्वेदिक जगत के लिए या आयुर्वेद के प्रति निष्ठा रखने वाले उन तमाम करोड़ों लोगों के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। तो वही उत्तराखंड के लक्सर के बीजेपी विधायक संजय गुप्ता ने उत्तराखंड में बढ़ रही गौकशी की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कड़े कानून लागू करने की मांग की है। विधायक संजय गुप्ता ने कहा कि पूरे राज्य और खासकर उनके पश्चिमी यूपी से सटे लक्सर के खादर क्षेत्र में गौकशी करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। हालात ये है कि पिछले 10 दिनों में उनके क्षेत्र में दर्जनों गौवंश कटे हैं। उसको माता का दर्जा प्राप्त है और गोकशी बहुत हो रही है मेरे क्षेत्र में भी। पुलिस प्रशासन के सजगता के बावजूद भी फिर भी अभी पिछले 15 दिनों में 7-8 गायें जो है काटी गई हैं। पुलिस ने पकड़ा भी है, उनको जेल भी गए हैं, लेकिन पुलिस और मुस्तैदी से काम करे और इस पर कानून बने जैसे उत्तर प्रदेश में वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बनाया है, यहाँ भी बनना चाहिए। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि वो भी इस कानून को बनवाएं। तो वही उत्तराखंड के पौड़ी में युवा कांग्रेस ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में उत्तराखंड सरकार द्वारा नई नियुक्ति पर रोक हटाने की बात युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा की गई। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण जहां युवा भारी संख्या में बेरोजगार हुआ है, ऐसे में राज्य सरकार का दायित्व बनता था कि वो लोगों के रोजगार की व्यवस्था करे, लेकिन सरकार ऐसा करने की बजाय राज्य सरकार के द्वारा जिस प्रकार से राज्य में नई नियुक्तियों पर रोक लगाने का नया आदेश जारी किया गया है, उससे उत्तराखंड के युवाओं के साथ विश्वासघात के साथ ही उनके भविष्य को भी अंधकार में डालने का काम किया है। मंत्री को जिलाधिकारी माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को हमने ज्ञापन भेजा है, जिसमें हमने उनसे मांग की है कि जो सरकार के द्वारा नई नियुक्ति पर रोक लगाई गई है उसको तत्काल वापस लिया जाए, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण सभी युवाओं का रोजगार उससे प्रभावित हुआ है और बहुत से लोगों का रोजगार उसमें गया है। इस समय में जहां पर सरकार को होना चाहिए था कि युवाओं को कैसे नए रोजगार उसके लिए सृजित करें और नई नियुक्तियां कैसे करें, ऐसे में ये राज्य सरकार युवाओं का रोजगार छीनने का जो प्रयास कर रही है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसके खिलाफ हम अगर इसको वापस नहीं ले जाता तो प्रदेश स्तर पर हम आंदोलन छेड़ेंगे और इसके लिए पूरी लड़ाई जो हमें लड़नी होगी उसके लिए तैयार।
तो वहीं नैनीताल हाई कोर्ट ने प्रवासी सहयोगी टीम के सदस्य श्वेता मासीवाल की हस्तक्षेप याचिका पर संज्ञान लिया है और राज्य सरकार से मुंबई में फंसे 2600 प्रवासियों को वापस लाने के लिए त्वरित कार्य योजना बनाकर 17 जून को कोर्ट में जवाब दायर करने को कहा है। आपको बता दें कि 30 अप्रैल से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाकर उत्तराखंड के लोग वापसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वापस लाने के मामले में राज्य सरकार का अड़ियल रवैया अपनाने की बात भी सामने आ रही है। उसी सहायता टीम की ओर से आज हस्तक्षेप याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को आदेशित किया है कि जो 2600 लोग मुंबई में अभी भी फंसे हुए हैं, उनकी ट्रेन के संबंध में एनओसी दिए जाने की कार्रवाई के बारे में राज्य सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है और उनकी क्या कार्य योजना है इनको वापस लाने के बारे में, इस सब के बारे में राज्य सरकार को और रेलवे को 17 जून तक अपना जवाब दाखिल करना है। तो वहीं अगली खबर राजस्थान के अजमेर से है, जहां सड़वाड़ क्षेत्र में एक और जहां अच्छी बारिश होने के चलते लोग खेतों की बुवाई करने भी जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सड़वाड़ क्षेत्र के ग्राम कुम्हरिया में एक किसान अपने 28 बीघा खेत में जाने के लिए रास्ते की मांग को लेकर सरकारी कार्यालयों के 8 माह से चक्कर काट रहा है। 8 महीने से सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने के बाद भी किसान को खेत में जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा, जिससे किसान को रबी और खरीफ की दोनों फसलों से महरूम रहना पड़ रहा है। तो वही दूसरी तरफ जैसलमेर में एसीबी की टीम ने आज नाचना उपखंड स्थित जोधपुर विद्युत वितरण निगम के एईएन कार्यालय में कार्रवाई करते हुए डिस्कॉम के घूसखोर कनिष्ठ लेखाकार उमाशंकर मीणा को 20,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है और साथ में लाइनमैन मनोज कुमार को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार परिवादी नरपत सिंह ने जैसलमेर एसीबी कार्यालय में परिवाद दर्ज करवाया था कि उसके पिताजी के नाम आसकंद्रा गांव में कृषि विद्युत कनेक्शन है, जिसका बिल ज्यादा आने पर बिल में शुद्धिकरण के लिए एईएन कार्यालय नाचना में कनिष्ठ अभियंता सुनील कुमार और आरओ उमाशंकर मीणा से उन्हें पता चला, तो उन्होंने परिवादी से 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। इसी के साथ विद्युत बिल राशि कम करने की बात भी कही गई, जिस पर एसीबी टीम द्वारा 5 जून को इसका सत्यापन करवाया गया। तो वहीं पाली के सुमेरपुर में कोरोना मरीजों का शतक अब पूरा हो गया है। सुमेरपुर क्षेत्र में कुल 100 मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 71 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद घर भेज दिया गया है। तो वहीं 29 मरीज अभी भी एक्टिव है। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शरद सक्सेना ने बताया कि एक साथ 13 मरीज सामने आए थे। कोसेलाव में 5, सांडीराव से 2 और सुमेरपुर में 6 मरीज सामने आए हैं। तो वही प्रदेश में नौकरशाही में बड़े फेरबदल की कवायद पर एक बार फिर से विराम लग गया है। सूत्रों की माने तो प्रदेश में आईएएस और आईपीएस की एक बड़ी लिस्ट तैयार है। ये लिस्ट जल्द ही आनी थी, लेकिन राज्यसभा चुनाव होने की वजह से ये लिस्ट रोकी गई है। आपको बता दें कि तबादला सूची में तकरीबन आधा दर्जन जिला कलेक्टरों के भी नाम शामिल है, जो कि कोरोना से निपटने में सरकार की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। तो वही पुलिस महकमे में कई आईपीएस अफसरों के भी तबादले होंगे। तो वही नसीराबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग 79 पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। आपको बता दें कि हादसा इतना भीषण था कि कार 500 मीटर की दूरी तक पलटी खाते हुए डिवाइडर के पास जा रुकी। इस दौरान मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने कार में सवार 3 घायल युवकों को नसीराबाद अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 2 युवकों को अजमेर रेफर कर दिया है। तो वहीं हादसे के बाद इस सड़क पर लंबा जाम लगा, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम को खुलवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो वहीं कोटा के रामगंज मंडी में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह होने के चलते उसे मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। मामले की सूचना मिलने से मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई स्थानों पर दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पास में नियामतखेड़ी गांव है, वहाँ पे एक महिला का घर में शव मिला था और उसके पति द्वारा ही उसकी हत्या की गई थी, जैसे परिवारजनों ने आशंका जाहिर की थी। पति पत्नी के बीच में मनमुटाव था, जिस कारण से 12 तारीख की रात्रि को
उस महिला के पति ने उसकी रस्सी से गला घोट कर हत्या कर दी और बाद वाक़ा वो जंगल में फरार हो गया, जिसको 48 घंटे के अंदर ही हमारी पुलिस टीम ने गांव के पास के जंगल से कल गिरफ्तार किया। पाली के सुमेरपुर में कोरोना के 13 मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। यहाँ कोसलाव में 5, सांड्रेव में 2 और सुमेरपुर में 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि सुमेरपुर, तखतगढ़ सहित उपखंड में 100 का आंकड़ा पार हो चुका है। वहीं नई मरीज मिलने के बाद प्रशासन इन सभी लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाल रही है। इसे लेकर BCMO शरद सक्सेना ने बताया कि क्षेत्र में लगातार कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से बिना किसी कार्य के घर से बाहर नहीं निकलने की अपील भी की है। तो वहीं अजमेर के नसीराबाद शहर के सभी नलकूप, कुएं सहित डिग्गियों का जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हो गया है। यहां अब तक दर्जनों जगहों के कुओं को साफ पेयजल के लिए क्षेत्रवासियों को सौंप दिया गया है। इसी क्रम में फ्रामजी चौक स्थित लाल डिग्गी भी दशकों से दुर्दशा का शिकार होता चला आ रहा था, जिसके बाद डिग्गी के कायापलट का कार्य अब युद्ध स्तर पर जारी है। इस दौरान छावनी परिषद के अधिशासी अधिकारी अरविंद नेमा और छावनी परिषद के पूर्व चेयरमैन योगेश सोनी मौके पर पहुंचे और जीर्णोद्धार का कार्य का निरीक्षण किया। तो वहीं जोधपुर स्थानीय निकाय विभाग के उप निदेशक दलवीर सिंह एक दिवसीय दौरे पर माउंट आबू पहुंचे, जहां उन्होंने नगरपालिका के चल रहे विकास कार्यों का बारीकी से अवलोकन किया। साथ ही माउंट आबू नगरपालिका की ओर से कोरोना काल में करीब 600 लोगों को दिए गए रोजगार के कदम की सराहना की। वहीं इस दौरान पालिका आयुक्त जितेंद्र व्यास और राजकिशोर शर्मा भी मौजूद रहे। तो वहीं धौलपुर में डकैती पर आधारित फिल्म सोन चिरैया के डकैत लाखन बने बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं रहे। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह ने मुंबई में अपने फ्लैट पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो वहीं अभिषेक चौबे द्वारा निर्देशित फिल्म सोन चिरैया एक छोटी सी बच्ची के ऊपर फिल्म थी, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत, भूमि पेडनेकर, मनोज वाजपेयी, रणवीर शौरी और अतुल आशुतोष राणा ने भी इसमें अभिनय किया था। इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत लाखन डकैत और मनोज वाजपेयी भी चंबल के डकैत के रोल में थे। वहीं इस फिल्म की शूटिंग के दौरान सुशांत सिंह 10 दिन पहले धौलपुर आ गए थे। तो वहीं जिले के लोकल लाइन प्रोड्यूसर पप्पू कंछाना ने बताया कि अफसोस की बात यह है कि ऐसे एक्टर ने सुसाइड किया है। देख लो बताना हमारे को 60-65 दिन रहा। 30 दिन तो उनके कंधे से कंधे मिला के रहा था। मैंने उनकी बहुत सेवाएं की। मुझको बहुत दुख है कि आज मेरे बीच में वो नहीं रहे हैं। ईश्वर उनकी आत्माओं को शांति दे, उनके परिवार वालों को शांति दे। वो यहाँ बहुत घूमे, चंबल में बोटिंग की, यहाँ की मिट्टी का तिलक लगाते थे, चंबल की मिट्टी का खुशबू सूंघते थे, शरीर में मिट्टी मिट्टी लगाते थे। उनको बहुत खुशी होती। पप्पू भाई है, पप्पू कंसाना, इनके साथ में भी और बहुत बढ़िया एक्टर थे और यहाँ करीब 70 दिन रहे थे। अब वो हमारे बीच नहीं है, बड़े दुख की बात है। उन्होंने जो किया वो गलत किया, ऐसा उनको नहीं करना था। तो हम लोगों को बहुत उनकी याद सताएगी अब जीवन भर। तो वही अगली खबर भी धौलपुर से है, जहां धौलपुर जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जो कि 154 पर पहुंच गया है, जिससे जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर धौलपुर शहर सहित अन्य उपखंडों और कस्बों में कर्फ्यू घोषित कर दिया है। यहां धौलपुर शहर के अलावा बाड़ी और राजाखेड़ा उपखंड और सरमथुरा ग्राम पंचायत में भी कर्फ्यू की जद में है। लोग इस कर्फ्यू की कड़ाई से पालना करें और घर पर रहकर सुरक्षित रहें। इसकी समझाइश को लेकर अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह मीणा के नेतृत्व में पुलिस ने शहर भर में पैदल मार्च निकाला। तो वहीं पैदल मार्च के दौरान बाजारों में खुली इक्का दुक्का दुकानों को भी पुलिस के जवानों ने समझाइश कर बंद करवाया। पॉजिटिव व्यक्तियों का ग्राफ एकदम से बढ़ा है। इसमें सभी को जागरूक करने के लिए, समझाने के लिए फ्लैग मार्च का किया गया है। पुलिस के तीनों थानों का जाप्ता था, सीओ थे और हमारे इसलिए यही मैसेज है कि अंदर रहें, सेफ रहें, स्टे होम रहें, ठीक रहें।
पैरों में बिठाकर माफी मंगवाने के मामले में बूंदी जिले के गरवर पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट में मामला दर्ज किया है। इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी सहित 3 आरोपी की तलाश लगातार जारी है। वहीं इसे लेकर DCP केसी जाट ने बताया कि जिले के खेड़ी गांव निवासी युवक ने सोशल मीडिया पर गादेगाल निवासी एक व्यक्ति को लेकर कुछ टिप्पणी की थी, जिस पर लोगों ने युवक को इंदरगढ़ माताजी के पास ले जाकर उसके साथ मारपीट की और जातिगत शब्दों से उसे प्रताड़ित किया गया, जिसके बाद युवक ने थाने में मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर साथ ही अन्य फरार 3 आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दर्ज हुआ है, जिसमें 7 नामजद व अन्य के खिलाफ मुकदमा प्रधान मीणा ने दर्ज करवाया है, जिसमें नेड़वा, डेई, करवर, इंडोली, तालेड़ा सभी थाना अधिकारियों ने मिलकर और मुलजिमों की तलाश की है, जिसमें 4 मुलजिमों को राउंड अप कर लिया है। मामला क्या था? मामला फेसबुक पे पोस्ट डाली थी, जिससे गाजीलाल गुजर नाराज था, उसके कोई टाइगर शब्द बोले। तो वहीं जैसलमेर में अवैध रूप से हो रहे अवैध खनन अब थमने का नाम नहीं ले रहे। मुख्यालय से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत अमरसागर में प्रशासन और खनन विभाग के नाक के नीचे पत्थरों का अवैध खनन किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अमरसागर पंचायत सहित आसपास में अवैध खनन जोरों से चल रहा है। खनन माफियाओं की गैंग खड्डों का सीना छलनी कर रेता, बजरी और पत्थरों को अवैध रूप से ले जाने में लगा है। ग्रामीणों ने बताया कि पहले ये खनन रात के अंधेरे में किया जाता था, लेकिन विभाग के सुस्त रवैये के कारण ये धंधा अब दिन में भी खूब फल फूल रहा है। के अंदर अवैध खनन हो रहा है और प्रशासन की लापरवाही है और राजस्व को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। और हमारी बार बार शिकायतें करने से जो माइंसो वाले वो नहीं मान रहे हैं और हमने ज्ञापन भी दिया खनिज विभाग को कि भाई ये आप अवैध खनन बंद कराओ, फिर भी अवैध खनन हो रहा है। हम यहाँ से 15-20 लोग जाते भी हैं माइंसो वालों को पास कि भाई आप ये काम अवैध खनन मत करो, अपने माइंसो के अंदर करो, फिर भी वो मानते नहीं हैं। और खनिज विभाग वाले हैं जो उनसे मिले हुए हैं, खनिज विभाग वाले आने से पहले उनको फ़ोन कर देते हैं, इसलिए वो अपने व्हीकल जो भी है हिटाची गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब वो अपने अंदर वापस लेके आ जाते हैं। 900 मीटर में एयरपोर्ट के नज़दीक प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमें प्रशासन आज से पहले कई बार लिख चुके हैं और उसकी रिपोर्ट भी दी, इसकी कलेक्टर साहब को दी है, प्रशासन को दी है, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अवैध खनन तमाम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए आप निवेदन है कि आप इनको बंद कराने की कोशिश करें अवैध खनन को। इस अवैध खनन से कई गहरे खड्डे हो चुके हैं, जिससे पशु गाय वगैरह चरने पाने के लिए, पीने के लिए पानी के अंदर जाती है, गाय मर जाती है। इसलिए ये जितने भी खड्डे हैं इनको सही करा जाए प्रशासन और अवैध खनन बंद करा जाए। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में कोरोना काल के चलते टूरिस्ट बस एसोसिएशन को भी काफी नुकसान हुआ है। इसी को लेकर टूरिस्ट बस एसोसिएशन ने सहकार मार्ग स्थित परिवहन विभाग के बाहर सैकड़ों की तादाद में बस सड़क पर खड़ी कर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा है कि कोरोना में लॉकडाउन के चलते बस एसोसिएशन के व्यापारी बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में सरकार 6 महीने का टैक्स माफ करे। वहीं हड़ताल कर रहे लोगों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दीपक चावला ने। आइए चलते चलते आपको दिखाते हैं इस पर रिपोर्ट। लॉकडाउन में निजी बस के जितने भी संचालक हैं उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। उनकी मांग है कि जो टैक्स है उसको माफ किया जाए। मैं इस वक्त परिवहन ऑफिस के बाहर हूं, जहाँ पर आप देखेंगे सैकड़ों की तादाद पर यहाँ पर जो बस है वो यहाँ पर खड़ी हुई है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको सिर्फ यहाँ पर बसें ही खड़ी दिखेगी। इनका मानना है कि जो टैक्स है उनको माफ़ किया जाए। आज यहाँ पर आए हैं, इन्होंने ज्ञापन भी दिया है। इनमें काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। एक बार इनसे बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ इनकी मांगे हैं और आगे क्या कुछ रहने वाला है। इनके संगठन के कुछ पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद है। वैसे सबसे पहले तो आपका नाम बताएं और क्या कुछ आपकी मांगे हैं। राजेंद्र शर्मा, ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कॉलेज बस ऑपरेटर एसोसिएशन का अध्यक्ष। क्या मांगे वैसे? हमारी मुख्य मांग ये है कि हमें 6 महीने का टैक्स माफ़ के लिए सरकार को निवेदन किया है
क्योंकि लॉकडाउन के दौरान 2 महीने में बस वालों की ऐसी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और लॉकडाउन 1 में भी जो खोला है तो आधा अधूरा खोला है, जिससे हमारे को ट्रैफिक बाहर नहीं मिलेगा और हमारे से जुड़े हुए कम से कम 10 लाख आदमी बेरोजगारी की स्थिति में है। उनको संबल देने के लिए हम एक चाहते हैं कि 6 महीने तक हमारे से टैक्स वसूल नहीं किया जाए, जिससे एक साइकिल बन जाए, साइकिल से हमारे को एक व्यापार की प्रक्रिया चालू हो जाए। तो 6 महीने का हमने राहत पैकेज मांगा है, लेकिन सरकार से 4-5 बार मीटिंग होने के बाद भी और अभी कोई सुनवाई नहीं है, बस आश्वासन है, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं है। भैया आप बताइए, अब आप ज्ञापन दिया है, अब आगे क्या रूपरेखा रहेगी अगर मांग नहीं मानी गई तो? महामंत्री प्रवीण अग्रवाल, ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट रेस बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन, हमारी जो मांगे हैं 3 तारीख को हमने परिवहन मंत्री और परिवहन आयुक्त साहब के सामने रखी थी, जिन पे उन्होंने 2 दिन में निर्णय लेने का आश्वासन दिया था, परंतु अभी तक हमारे को कोई भी राहत प्रदान नहीं की गई, जिसमें लॉकडाउन पीरियड सहित हम 6 माह का टैक्स माफ़ी मांग रहे हैं। टैक्स माफ़ी का आशय ये है कि हमारी बसें अभी नहीं चल रही तो भी हमारे से ज़बरदस्ती टैक्स मांगा जा रहा है, जो कि किसी भी तरीके से उचित नहीं है। बसें चलने की स्थिति में नहीं है क्योंकि यात्री भार बिल्कुल नगण्य है। राजस्थान रोडवेज की 5000 बसों में से केवल 250 बसें अभी रोड पे आई थी, जिसमें यात्री भार केवल 71% 12 तारीख तक हुआ। जब प्रदेश में हमारी 30,000 बसें रोड पे उतर जाती है तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यात्री भार क्या रहेगा। जब यात्री भार ही नहीं है तो हमारे को ज़बरदस्ती केवल टैक्स देने के लिए हम बसें चलाएं, ये संभव नहीं है। डीजल के पैसे भी सामने से लगने की आशंका है। हमने इसलिए आरसी सरेंडर की भी मुख्य मांग रखी है, बिना शर्त आरसी सरेंडर से मतलब है कोई भी चालान वगैरह कुछ हो तो उसका बाद में निस्तारण करवा लिया जाए। अभी आरसी सरेंडर कर दिया जाए, जिससे कि लोगों के टैक्स जो चलाने में सक्षम नहीं है उनकी आरसी सरेंडर करके उनको राहत प्रदान की जाए। उसके अलावा हमारे से टैक्स 6 माह का यदि सरकार माफ़ करती है तो उसके कारण कुछ बसें हमारी संचालन कर पाएंगे लोग बाग, जिससे सरकार को बहुत बड़ा राजस्व डीजल में वैट के द्वारा, टोल टैक्स द्वारा एवं जीएसटी द्वारा और मोटर पार्ट्स, टायर वगैरह के द्वारा बड़ा इनकम सरकार को मिलेगी और जनता को भी परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध होगी। अभी आज हमने चक्का जाम किया है, परिवहन आयुक्त साहब को पुष्प गुच्छ के साथ में हमारा ज्ञापन एवं बसों की चाबियां सौंपी है। पूरे प्रदेश में सभी जिला परिवहन अधिकारी के यहाँ पे सभी बस मालिकों ने बसें खड़ी करके और बस की चाबियां उन्हें सौंप दी है। जब तक हमारी मांगों पर कोई निर्णय नहीं होगा तब तक ये बसें यहीं खड़ी रहेगी और नहीं चलेगी। तो बिल्कुल ये थे पदाधिकारी जो बता रहे थे कि इन्होंने ज्ञापन दिया है, जो भी इनकी मांग है जायज़ है। उम्मीद करते हैं जो अधिकारी है वो सुने और जो भी बीच का रास्ता है वो निकले, क्योंकि इन्होंने कहा है कि अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे और भी ज़्यादा उग्र प्रदर्शन ये लोग कर सकते हैं। सहयोगी केदार शर्मा के साथ दीपक चावला, न्यूज़।